वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ग्रुप में। ठीक है, अब इनको हम नॉन मेटल या मेटल ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की बेस पर, मतलब कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है उस बेस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ कॉमन मेटल्स के नाम दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक, है ना। ये सब क्या है, कुछ कॉमन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं अगर वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है ना, मान लो ये एक मेटल है और अपनी प्योर कह सकते हैं स्टेट में है, तो इसकी ये जो सरफेस है ना, ऊपरी जो सरफेस है इसकी वो कैसी रहती है, शाइनी रहती है ना, शाइनिंग सरफेस रहती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, लस्टर मतलब चमकदार। ठीक है, मतलब कि जो मेटल, जिन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। और लगभग सारे ही मेटल जो हैं वो लस्टरस होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। ठीक, और जो मेटल्स होते हैं वो लगभग सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये मेटल की कह सकते हैं उनके बॉन्ड पर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा हार्ड है या फिर मीडियम या फिर लो हार्ड है। ठीक है, मान लो जैसे कि कोई आयरन है, ठीक है, वो मेटल है लेकिन और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो उसका बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, तो ये मेटल के बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है कि मेटल हार्ड होंगे या फिर कह सकते हैं कि लो हार्ड होंगे, मीडियम हार्ड होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मिलिएबिलिटी। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं अगर हम उसको बीटन करेंगे, मतलब उसको किसी हैमर से, हथौड़े से पीटेंगे, तो हम उसको एक पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मिलिएबिलिटी। मान लो ये एक मेटल है, ठीक है, हमने इसको बहुत ज़्यादा हैमर से बीट करा है ना, बीटन करा, तो हम इसको क्या एक पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, मिलिएबिलिटी। और जो गोल्ड और सिल्वर है सबसे ज़्यादा मिलिएबल मेटल्स माने जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मिलिएबल तो गोल्ड माना जाता है वैसे। ठीक है, अब देखो, कोई भी अगर मेटल है ना, और हम उसको एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मतलब किसी भी मेटल को एक पतली सी वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल क्या होता है, गोल्ड। ठीक है, और हम 2 किलोमीटर वाले गोल्ड, मतलब 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलिएबल और डक्टाइल होता है, मतलब जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा मिलिएबल और डक्टाइल होता है, और हम इन डक्टाइल या मिलिएबल प्रोडक्ट को किसी भी अदर शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से है, सिल्वर और कॉपर। देखो, यहाँ पर इस एक्टिविटी से बताया गया है, यहाँ पर एक स्टैंड लिया है, उस पर एक रॉड लगाई गई है ना, मेटल रॉड लगाई गई है। ठीक है, उस मेटल रॉड के एंड पर एक मोमबत्ती की वैक्स चिपकाई गई है, फिर उसको क्या करा गया, हीट करा गया। तो इस रॉड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर जो वैक्स है वो पिघल रही है। इसका मतलब कि जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू नॉन मेटल। यहाँ पर जो वैक्स है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, और जो लेड और मर्क्यूरी है ना, ये मेटल तो है बट ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, है ना। इस एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। देखो, यहाँ पर एक बैटरी है, ये बल्ब है, यहाँ स्विच है, और यहाँ पर ये 2 वायर हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया कि अगर हम इन वायर्स के बीच में कोई भी मेटल रखते हैं तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं कि फ्लो कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और जो मेटल होते हैं वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम उसको किसी हार्ड सरफेस पे मारेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। ठीक है, मतलब कि वो आवाज़ करते हैं। अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी को देख लिया।
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी इनकी? लस्चरस, मतलब कि जो लस्चरस प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक लस्चर होते हैं, मतलब कि चमकदार होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये मिलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्या आती है कि ये डक्टाइल होते हैं, मतलब मेटल्स को हम एक थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्या आती है कि इनका जो हाई मेल्टिंग, इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सिक्स क्या आती है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। सेवन्थ क्या आती है कि ये सोनोरस होते हैं, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉमन नॉन मेटल्स के नाम दिए गए हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये कुछ कॉमन नॉन मेटल्स हैं, ठीक। अब देखो, जो नॉन मेटल्स है ना वो सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो एक नॉन मेटल है, बट वो कैसा रहता है? लिक्विड रहता है, ठीक है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ नॉन मेटल्स की, यहाँ पर टेबल दी गई है और यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछी गई है कि वो प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है या नहीं। तो देखो, इनकी सरफेस कैसी होती है? नॉन लस्चरस, मतलब इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती, ये हार्ड भी नहीं होते, ना ही मिलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कन्वर्ट नहीं कराते और ना ही ये सोनोरस होते हैं। मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट माने होते हैं, मतलब ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल्स की। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी लग जाती हैं, है ना। एक्सेप्शन मतलब कि जैसा हम सोचते हैं वैसा इसमें कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे कि सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं, लेकिन मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन लग गई है ना। मतलब कि जो मर्क्यूरी है वो एक मेटल है और सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सेकंड, यहाँ पर देखो गैलियम और सीसियम, ये क्या है? मेटल्स हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीसियम दो मेटल्स है, लेकिन उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा लो है, मतलब ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अगर हम इसको अपनी पाम पे यानी हथेली पर भी रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आयोडीन, आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्चरस होते हैं, मतलब कि चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी लस्चरस यानी चमकदार है, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं कार्बन, एक नॉन मेटल है, ठीक है, और वो अपने डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इसके बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ये सब इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब इनके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक नॉन मेटल है। तो देखो, जब कार्बन डायमंड की फॉर्म में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या रहता है? हार्ड रहता है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो भी एक नॉन मेटल है और ये किससे बना है? कार्बन से बना है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? बेस हैं, एल्कलाई बेस हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ये मेटल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको हम किससे? नाइफ से कट भी कर सकते हैं, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ ये एक्सेप्शंस पढ़ी, किसके बेस पर थी? ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं जब हम उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली थी, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब मेटल्स को हम एयर में बर्न करते हैं तो वो क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, जब हमने उसको एयर में बर्न करा तो उसने क्या बनाई? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम है, उसने भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करा, क्या बनाया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड
ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, मतलब ये सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर है, तो ये क्या हुआ, एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड हुआ। अब इसने सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन करी और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करा, तो ये क्या है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब सोडियम ऑक्साइड है और उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि ज़्यादा तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन एक टाइप का बेस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि पोटेशियम और सोडियम अगर हम उसको ओपनली रखेंगे, है ना, तो वो क्या फायर कैच कर लेंगे, मतलब कि उनमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है, इसी एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, इमर्स करके रखते हैं, है ना। तो देखो जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन मेटल्स की जो टेम्परेचर है ना, इनके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको क्या ऑक्साइड की लेयर से कवर करके रखते हैं, है ना। अगर हम उसको ऑक्साइड की लेयर से कवर करके रखेंगे तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन से या कोरोजन से बचे रहेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये क्यों बोला है कि पोटेशियम और सोडियम जब ओपनली रखे रहते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वो फायर कैच कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डू यू नो में एक प्रोसेस बताई गई है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट रहती है। ठीक है, इसलिए हम एल्यूमिनियम पे उसकी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताया गया कि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया। अब यहाँ पर पूछा है कि जो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। देखो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जब पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके भी ये फायर को कैच कर सकते हैं, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद भी इनमें आग लग सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया गया पोटेशियम है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और हीट इवॉल्व करी। ठीक है, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और हीट एनर्जी इवॉल्व करी। ठीक है, अब आ जाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और फायर को भी कैच कर लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कैल्शियम है, उसने किसके साथ रिएक्ट करी, वाटर के साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, और उसने हीट इवॉल्व करी। ठीक है, अब देखो जो कैल्शियम है ना, वो जब भी हम उसको कह सकते हैं पानी में डालेंगे तो वो ऊपर फ्लोट करेगा और हाइड्रोजन गैस के बबल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और ना ही वो हॉट वाटर, मतलब कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और ये पानी में फ्लोट करता है लाइक कैल्शियम और बबल हाइड्रोजन गैस के बबल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम यानी भाप के साथ। ठीक है, अब देखो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये किसी भी वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर की फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव एलिमेंट है। अब देखो जो मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब क्या होता है ना, तो देखो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डू यू नो में बताया गया है एक्वा रीजिया के बारे में। एक्वा रीजिया क्या है, एक रॉयल वाटर है,
एक्वा रिजिया को हम रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये किससे प्रिपेयर कर जाता है? ये प्रिपेयर कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड के रेशियो से। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3% और निट्रिक एसिड 1% रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कोरोसिव है और फॉर्मिंग लिक्विड है। ये क्या करता है? ये ना गोल्ड को और प्लेटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि मेटल जब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया कि मेटल ए है, उसने सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन करा तो सॉल्यूशन ए बनाया और मेटल बी बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के व्यू से और हमारी एनसीईआरटी बुक में। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए। देखो ऊपर के जो 4 हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, बीच के 4 कह सकते हैं मीडियम रिएक्टिव है और लास्ट के 4 क्या हैं? लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।